विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। पिछले वीडियो के क्रम में ही आज हम थर्ड ईयर के विद्यार्थियों को नेपोलियन के पतन के कारणों के बारे में बताएंगे। इसके कारणों की चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये तो शाश्वत नियम है कि उत्थान के बाद पतन निश्चित है। नेपोलियन बोनापार्ट भी इस नियम से अछूता नहीं रहा। एक सामान्य सैनिक से वह फ्रांस का सम्राट बन गया, परंतु वाटरलू के मैदान में उसे सम्राट पद तथा साम्राज्य दोनों से हाथ धोना पड़ा और एक बंदी की हैसियत से उसे अपने जीवन के शेष दिन बिताने पड़े। तो उसके पतन के और क्या कारण थे? किन कारणों की वजह से नेपोलियन का पतन असंभव हो गया? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नेपोलियन के पतन के लिए इटली यानी पोप किस तरह से जिम्मेदार रहा। तो देखिए, प्रथम कांसल बनते ही नेपोलियन ने अपनी सत्ता को सुदृढ़ बनाने के लिए पोप के साथ समझौता किया था। कई वर्षों तक यह समझौता कायम रहा। इस समझौते की हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं जब हमने प्रथम काउंसिल के रूप में नेपोलियन का अध्ययन किया था। तो यह समझौता हालांकि कई वर्षों तक कायम रहा, लेकिन महाद्वीपीय व्यवस्था ने इस समझौते में दरार पैदा कर दी। वस्तुतः पोप फ्रांस और इंग्लैंड के इस संघर्ष से अपने आप को तटस्थ रखना चाहता था, जबकि फ्रांस और इंग्लैंड दोनों ही यह चाहते थे कि जहाँ तक संभव हो सके यूरोप की कोई शक्ति तटस्थ न रहे। जब पोप ने महाद्वीपीय व्यवस्था का पालन करने से इनकार कर दिया तो नेपोलियन ने पोप के राज्य को छीन लिया। प्रत्युत्तर में पोप ने नेपोलियन को ईसाई समाज से बहिष्कृत कर दिया और समस्त निष्ठावान ईसाइयों से उसके विरुद्ध धर्म युद्ध करने की अपील की। इस प्रकार नेपोलियन ने पोप को बंदी बना लिया और कई वर्ष तक पोप बंदीवस्था में ही रहा। परिणाम स्वरूप एक बार फिर से राजनीति में धर्म का पुट लग गया और यूरोप का कैथोलिक समाज नेपोलियन का शत्रु बन गया और गुप्त रूप से उसके पतन की तैयारियों में जुट गया। अन्य कारण था स्पेन का। स्पेन किस तरह से नेपोलियन के पतन का कारण रहा? देखिए, स्पेन का राजा नेपोलियन का घनिष्ठ मित्र था। उसने नेपोलियन को उसके युद्धों में जन, धन और सामग्री से सहयोग दिया था, लेकिन साम्राज्य लोलुप नेपोलियन स्पेन को हड़पना चाहता था। नेपोलियन की इस नीति के पीछे एक अन्य कारण भी था। स्पेन का राजवंश भी बोर्बो वंश की शाखा थी, अर्थात वह फ्रांस के राजवंश की शाखा थी जो गणतंत्र से पहले यानी लुई 16वें वाली शाखा, और नेपोलियन बोर्बो वंश को पूरी तरह से समाप्त करना चाहता था। इसलिए उसने स्पेन के बोर्बो राजवंश को भी समाप्त करने का निश्चय किया। परिस्थितियां भी इसके अनुकूल थी। स्पेन का राजा चार्ल्स चतुर्थ एक अयोग्य व्यक्ति था। उसकी रानी स्पेन का राजा चार्ल्स चतुर्थ की रानी अनैतिकता में डूबी हुई थी और शासन की बागडोर रानी के प्रेमी गौदा के हाथ में थी। युवराज फर्डिनेंड भी भोगविलास में था, यानी कि इस समय स्थिति स्पेन की खराब थी। स्पेन का राजा चार्ल्स चतुर्थ खुद अयोग्य था, युवराज भोगविलास में डूबा हुआ था और सारी बागडोर रानी के प्रेमी गौदा के हाथों में थी। परंतु वह राजा, रानी और गौदा के विरुद्ध था। युवराज जो विलासी था वो राजा, रानी और गौदा के विरुद्ध था।
राज परिवार की आपसी फूट और जनता में उसकी अलोकप्रियता ने नेपोलियन का काम और भी आसान बना दिया। इसके बाद उसने अपने भाई जोसेफ बोनापार्ट को स्पेन का सम्राट बना दिया। नेपोलियन के इस कार्य से स्पेन की जनता क्रोधित हो उठी और उसने नेपोलियन तथा उसके कठपुतले जोसेफ के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन का ध्वज फहरा दिया। 1808 ईस्वी में स्पेन के लोगों ने बेलोन नामक स्थान पर फ्रांसीसी सेना को परास्त कर दिया। जोसेफ स्पेन छोड़कर भाग गया। स्पेन के राष्ट्रीय आंदोलन ने इंग्लैंड को यूरोप की धरती पर पैर टिकाने का गोल्डन चांस दे दिया। इंग्लैंड ने तत्काल क्रांतिकारी स्पेनिश जनता की सहायता के लिए अपनी एक सेना भेज दी। अगस्त 1808 ईस्वी में इंग्लैंड के सेनापति आर्थर वेलेजली, जो बाद में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ने विम्रो के स्थान पर फ्रांसीसी सेना को पराजित किया और संपूर्ण पुर्तगाल को फ्रांसीसी आधिपत्य से स्वतंत्र कराने में सफलता प्राप्त की। इस पर नेपोलियन स्वयं फ्रांस से स्पेन आया। उसने कई स्थानों पर स्पेन वासियों को पराजित किया और जोसेफ को पुनः स्पेन के सिंहासन पर बैठाया। इसके बाद उसने अंग्रेजी सेना से टक्कर लेने की सोची, परंतु इसी समय ऑस्ट्रिया से एक बार पुनः फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसी समय ऑस्ट्रिया ने फिर से एक बार फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अतः नेपोलियन सेना का उत्तरदायित्व मार्शल सार्ट को सौंपकर स्वयं फ्रांस लौट गया। अंग्रेज सेनापति मूर ने कोरूना नामक स्थान पर मार्शल सार्ट को बुरी तरह से पराजित किया। इसी समय वेलेजली ने तेलेवरा नामक स्थान पर एक अन्य फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। इन घटनाओं से स्पेन के राष्ट्रीय आंदोलन को और भी अधिक बल मिला। नेपोलियन ने जनरल मैसीना के नेतृत्व में एक नई सेना भेजी, परंतु इसको भी वेलेजली के हाथों पराजित होना पड़ा। फिर भी मैसीना मैदान में डटा रहा और वेलेजली ने उसे स्पेन से खदेड़ने में कामयाब नहीं हो पाया। इस प्रकार स्पेन को हड़प कर नेपोलियन ने एक भयंकर गलती कर दी। नेपोलियन ने एक खतरनाक गलती की। उसने स्पेन जैसे मित्र को कट्टर शत्रु बना लिया और स्पेन के राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए उसे एक बहुत बड़ी सेना स्पेन में रखने के लिए विवश होना पड़ा। हालांकि स्पेन को उसने हासिल तो कर लिया, लेकिन स्पेन की जनता के लिए वो एक शत्रु हो गया। इससे उसके प्रबल एवं प्रमुख शत्रु इंग्लैंड को यूरोपीय महाद्वीप में घुसने तथा स्थल युद्धों में फ्रांसीसी सेना को पराजित करने का भी अवसर मिल गया, क्योंकि उसे स्पेनिश जनता का पूरा सहयोग उपलब्ध हो गया था। इंग्लैंड को स्पेनिश जनता का पूरा सहयोग मिल रहा था। इसलिए प्राय यह कहा जाता है कि स्पेन नेपोलियन के लिए एक जहरीला फोड़ा सिद्ध हुआ। काफ़ी समय बाद स्वयं नेपोलियन ने स्वीकार किया था कि स्पेन का मामला ही मेरे नाश का मुख्य कारण था। स्पेन का मामला ही मेरे नाश का मुख्य कारण था। अब उसके पतन का अगला कारण था मॉस्को अभियान जो रूस के खिलाफ था। तो देखिए, नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था ने रूस जो कि फ्रांस का कुछ समय के लिए मित्र रहा, लेकिन रूस को भी फ्रांस का शत्रु बना दिया महाद्वीपीय व्यवस्था ने। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी थे जिनकी वजह से दोनों की मैत्री टूट गई। पहला कारण रूस के सामंतों का फ्रांस के प्रति विरोध था। फ्रांसीसी क्रांति ने उस देश के सामंतों को विशेषाधिकारों तथा जागीरों से वंचित करके दीनहीन बना दिया था। इससे रूसी सामंतों को बड़ी ठेस पहुंची थी और वे अपने
राजा पर फ्रांस विरोधी नीति अपनाने पर निरंतर जोर डालते रहे। महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण रूसी सामंतों को भी इंग्लैंड से आमोद प्रमोद तथा भोग विलासिता का सामान प्राप्त करने में बहुत अधिक कठिनाई आ रही थी। दूसरा कारण रूस का जार अलेक्जेंडर था। उसने नेपोलियन की मैत्री से जो कुछ लाभ मिलना था वह उसे मिल चुका था। उसने फिनलैंड और डैन्यूब का क्षेत्र ले लिया था। अब और अधिक लाभ की आशा उसे नहीं थी, क्योंकि नेपोलियन ने रूस को कुस्तुनतुनिया न देने का फैसला कर लिया था। अलेक्जेंडर को यह भी भय था कि कहीं नेपोलियन पोलैंड के राज्य का पुनरुद्धार न करे। इस स्थिति में उसे भी पोलैंड के अपने प्रदेशों से हाथ धोना पड़ सकता था, परंतु तनाव का मुख्य कारण था महाद्वीपीय व्यवस्था। जर्मनी में इस व्यवस्था को सख्ती के साथ लागू करने की दृष्टि से नेपोलियन ने ओल्डनबुर्ग की डची को अपने अधिकार में ले लिया। यहाँ का शासक जार अलेक्जेंडर का बहनोई था। यानी कि जर्मनी में महाद्वीपीय व्यवस्था को शक्ति से लागू करने की दृष्टि से नेपोलियन ने ओल्डनबुर्ग की डची को अपने अधिकार में ले लिया था। यहाँ का शासक यहाँ का जो शासक था वो जार अलेक्जेंडर का बहनोई था, अतः जार का रुष्ट होना स्वाभाविक ही था। इसके बाद नेपोलियन ने जार को भी सख्ती के साथ महाद्वीपीय व्यवस्था का पालन करने को कहा, परंतु जार ने न केवल असंतोषजनक उत्तर भिजवाया, अपितु उसने तटस्थ देशों के जहाज़ों को रूसी बंदरगाहों में आने के लिए कुछ सुविधाएं भी दे दी, जिससे नेपोलियन क्रोधित हो उठा और उसने रूस पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। रूस के बारे में यह विख्यात था कि वह वहाँ छोटी सेनाएं परास्त हो जाती हैं और बड़ी सेनाएं भूखों मर जाती हैं। नेपोलियन इस सत्य से अच्छी तरह से परिचित था। उसने एक विशाल सेना तैयार की जिसमें लगभग 6 लाख सैनिक थे। इतनी बड़ी सेना के लिए आवश्यक सामान भी पर्याप्त मात्रा में साथ ले लिया। मई 1812 ईस्वी में जब तैयारियां पूरी हो गई तो 24 जून को अभियान शुरू हुआ। अपनी परंपरागत शैली के अनुसार रूसी सेना पीछे हटती गई। पीछे हटते समय रूसी लोग अपने खेतों एवं खलिहानों को जलाते गए ताकि शत्रु को अन्न और घास भी न मिल सके। 14 सितंबर को नेपोलियन मास्को पहुंच गया और 22 अक्टूबर तक वहीं रहा। अब तक उसको अधिक कठिनाई अथवा प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा था, परंतु अब रूस की कड़कड़ाती सर्दी ने उसके सैनिकों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। घास के अभाव में सैकड़ों घोड़े मरने लगे। मास्को से वापस रवाना होते ही रूसियों ने फ्रांसीसियों पर पीछे से जोरदार आक्रमण कर दिया। हजारों सैनिक रोज मरने लगे। जो बचे थे उनको भरपेट भोजन नसीब नहीं हो रहा था। इस प्रकार उसे बहुत सी कठिनाइयाँ उठानी पड़ी और नेपोलियन अपनी विशाल सेना के केवल 20,000 सैनिकों के साथ वापस आ सका, अर्थात उसके 5,80,000 सैनिक मारे गए और किसी प्रकार का लाभ भी नहीं हुआ। रूस के हाथों नेपोलियन की दुर्दशा की कहानी सुनकर दूसरे देशों में भी जोश पैदा हो गया और उन्होंने नेपोलियन के विरुद्ध पुनः हथियार उठा लिए। अब देखिए लिप्जिंग का युद्ध। मास्को अभियान के तुरंत बाद यूरोप की कुछ शक्तियों ने चौथी बार फ्रांस के विरुद्ध गुट बनाया। इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, प्रशिया और रूस। इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रूस इस गुट के प्रमुख सदस्य थे। इंग्लैंड के सेनापति ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने स्पेन में फ्रांसीसी सेनाओं को पराजित कर राजधानी मैड्रिड पर अधिकार कर लिया। जोसेफ बोनापार्ट फिर स्पेन छोड़कर भाग गया। उधर अक्टूबर 1813 में रूस, ऑस्ट्रिया और प्रशिया ने मिलकर लाइप्जिग के युद्ध में नेपोलियन को बुरी तरह से पराजित करके राइन नदी के उस पार खदेड़ दिया।
4 दिन तक चलने वाला यह युद्ध इतिहास में राष्ट्रों का युद्ध नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद भी गुट के सदस्यों ने नेपोलियन को समझौते के लिए आमंत्रित किया था। इसके बाद भी गुट के सदस्यों ने नेपोलियन को समझौते के लिए आमंत्रित किया था, परंतु नेपोलियन ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। तब रूस और प्रशिया की सेनाएं पेरिस में घुस गई। रूस और प्रशिया की सेनाएं पेरिस में घुस गई। नेपोलियन को बंदी बना लिया गया, उससे सिंहासन से हटा दिया गया और एल्बा द्वीप में रहने के लिए भेज दिया गया। उसकी सम्राट पदवी को कायम रखा गया और एल्बा द्वीप का स्वतंत्र शासन भी उसे सौंप दिया गया। इस प्रकार नेपोलियन को पहली बार भयंकर पराजय और एवं अपमान का मजा चखना पड़ा। इसके बाद भी नेपोलियन का घमंड नहीं टूटा, फिर भी वो डटा रहा और अंतिम युद्ध उसने निर्णायक वाटरलू का युद्ध लड़ा, जिसमें वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। नेपोलियन के पराजय के बाद मित्र राष्ट्रों ने बोर्बो वंश के लुई 18वें को फ्रांस के सिंहासन पर बैठाया। नेपोलियन की पराजय के बाद मित्र राष्ट्र ने बोर्बो वंश के लुई 18वें को फ्रांस के सिंहासन पर बिठाया और फ्रांस के साथ अस्थायी संधि कर ली। विस्तृत संधि का काम वियना कांग्रेस को सौंप दिया गया, जिसमें यूरोप के सभी प्रमुख देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। परंतु फरवरी 1815 ईस्वी में नेपोलियन गुप्त रूप से एल्बा द्वीप से भागकर फ्रांस पहुंच गया। सैनिकों और पेरिस की जनता ने उसका शानदार स्वागत किया। लुई 18वां जल्दी से फ्रांस छोड़कर बेल्जियम भाग गया। नेपोलियन पुनः फ्रांस का सम्राट बन गया। मित्र राष्ट्रों ने तत्काल उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। वेलिंगटन अपनी सेना के साथ प्रशियन सेनापति ब्लूचर से मिलने के लिए चल पड़ा। ऑस्ट्रियन सेना भी राइन की तरफ बढ़ने लगी। नेपोलियन ने अपने शत्रुओं को आपस में मिलने से पहले ही अलग अलग पराजित करने की योजना बनाई। सबसे पहले उसने ब्लूचर को बुरी तरह से पराजित किया। उधर उसके सेनापति ने वेलिंगटन को रोकने का असफल प्रयास किया। अंत में 18 जून 1815 के दिन वाटरलू के मैदान पर नेपोलियन और वेलिंगटन के मध्य घमासान युद्ध हुआ। दोपहर के बाद वेलिंगटन की सेना पस्त होने लगी, परंतु ठीक समय पर प्रशियन सेनापति ब्लूचर अपनी सेना सहित युद्ध मैदान पर जा पहुंचा, जिससे युद्ध का पासा ही पलट गया। अब नेपोलियन की सेना के पैर उखड़ गए और वह परास्त हो गई। नेपोलियन वहां से पेरिस भाग गया, परंतु इस बार पेरिस की जनता ने उसका साथ नहीं दिया। नेपोलियन ने अमेरिका भागने की योजना बनाई, परंतु वह अंग्रेजों के हाथों में पकड़ा गया। अंग्रेजों ने उसे सेंट हेलेना के द्वीप में बंदी बनाकर रखा। 6 वर्ष बाद 1821 ईस्वी में आधुनिक संसार के इस महान विजेता तथा रणकुशल सेनानायक की मृत्यु हो गई और उसी के साथ फ्रांस की क्रांति का अध्याय भी समाप्त हुआ और इसी के साथ क्रांति के शिशु नेपोलियन बोनापार्ट का पतन हो गया। तो ये कुछ घटनाएं जो नेपोलियन के पतन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थी, जैसे पोप से शत्रुता, स्पेन का राष्ट्रीय आंदोलन, मास्को अभियान, लिपजिंग का युद्ध और अंत में वाटरलू का युद्ध, ये इसके पतन का मुख्य कारण थी। नेपोलियन के पतन के और भी अनेक कारण थे, जिनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।